हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल में स्वागत है। डिस्कवर आवर नॉलेज विद प्रभात वर्मा। तो आज NPO का दूसरा क्लास है, मतलब वीडियो का पार्ट 2। तो अगर पहला पार्ट नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ पहले पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद ही पार्ट 2 देखिएगा। तो देखिए, बुक्स से अलग हट के आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया जाता है। सारा चीज़ बुक्स का ही रहता है। बस ये होता है कि बुक्स में सब कुछ हौच पौच करके लिखा हुआ होता है, तो आपको पढ़ने में परेशानी होता है। ठीक है, तो उसी को समरी वे में या फिर पॉइंट्स बना करके हम आपके सामने रखते हैं, जिससे एक एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये हैंड रिटन नोट्स है जो मेरा खुद का लिखा हुआ है। इसके बाद हम आपको बुक्स का भी दिखाएंगे। ठीक है, जहाँ पर पॉइंट बनाने का ज़रूरत था हमने उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है। तो खैर, अब हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का ज़रूरत क्यों पड़ता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों हम लोग रिकॉर्ड करते हैं सारा ट्रांजेक्शन को NPO में। हम लोग बिजनेस जब चला रहे थे तो आपको पता होगा कि बिजनेस कर रहे हैं तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड बनाना कंपलसरी था, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना था। उसी तरह NPO में भी अगर कोई तरह का ट्रांजैक्शन होता है तो उसको रिकॉर्ड करना रहता है। तो क्यों रिकॉर्ड करना रहता है वो देखिए। टू कीप प्रॉपर कंट्रोल ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड्स, मतलब जो फंड है NPO में, मतलब जो पैसा आया है कहीं से, मान लीजिए डोनेशन से कहीं पैसा आया है, तो उस पैसा को आप कहाँ पर लगा रहे हैं ये कैसे पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि जो डोनेशन दिया है वो भी देखना चाहेगा ना कि आप कहाँ वर्क किए, कहाँ पैसा लगाएं। ठीक है, पब्लिक जानना चाहेगी कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ कहाँ पैसा लगाता है, फंड को सही जगह पर यूटिलाइज करता है कि नहीं, तभी ना और भी जो दिग्गज लोग हैं, जो सेलिब्रिटी है, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पैसा डोनेशन देंगे। ठीक है, फंड्स अपना देंगे। सेकेंड, टू अवॉइड और मिनिमाइज द चांसेस ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन और embezzlement of the funds contributed by members, donors, government और other bodies, मतलब जो पैसा आपको मिल रहा है, सरकार से मिल रहा है, चाहे किसी अदर बॉडी से मिल रहा है, कोई मेंबर ही आपको पैसा दिया, कोई डोनर दिया है पैसा। ठीक है, तो उस फंड को सही जगह पर लगाया जा रहा है कि नहीं लगाया जा रहा है। ठीक है, और जो गलती होता है ना कि जो पैसा है आप कहाँ लगाए हैं, ठीक है, वो हो सकता है गलती से आप कुछ और लिख दे, हो सकता है ना। तो सामने वाला जो व्यूअर है, व्यूअर को गलत व्यू नहीं जाना चाहिए कि आप क्या बना रहे हैं, कहाँ आप पैसा खर्च कर रहे हैं। तो इसीलिए उसको मिनिमाइज़ करने के लिए, जो आपका गलती है उसको कम करने के लिए ये अकाउंट का रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, ताकि वो एक तरह से प्रूफ रहे कि आप दिखा सके कि कहाँ कहाँ आप फंड्स को यूटिलाइज़ किए हैं। चलिए आगे थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट है टू फैसिलिटेट प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको बनाना है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएं, कैसे बनेगा, जब तक आप जो ट्रांजैक्शन है, जितना भी तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है NPO में, उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पैसा कहाँ से आया है उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, कहाँ कहाँ खर्च किए हैं उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप कैसे बनाएंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेनली आप लोग देखेंगे NPO में क्या क्या होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। और अगर नॉर्मली आप ट्रेडिंग कंसर्न देखा जाए, जो प्रॉफिट के लिए अपना बिजनेस चलाता है, तो वो लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, PL अकाउंट बनाता है, बैलेंस शीट बनाता है। तो वो भी शुरू से अपना अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करके चला होगा, तभी ना अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड में तैयार किया। तो उसी तरह NPO में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड में अगर तैयार करना है तो आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी करते चलना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, और क्यों हम लोग को अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना चाहिए, टू कंपेयर फाइनेंशियल रिजल्ट विद दैट ऑफ बजट, मतलब आप पहले से अगर कुछ बजट बना करके चले हैं
तो उस बजट को कंपेयर करना है कि उसी के हिसाब से काम हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर बजट से ज़्यादा आप खर्च कर दिए या फिर बजट से कम खर्च कर दिए। ठीक है, तो पहले से जो बजट बना करके चले हैं उससे अगर आपको कंपैरिजन करना है तो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना ज़रूरी होता है। आगे देखते हैं, टू शो दैट द एक्सपेंसेस आर मेड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्टीट्यूशन। मतलब जो भी खर्च हुआ है एनपीओ में वो खर्च इसके ऑब्जेक्टिव के ही जैसा हुआ है कि नहीं। मतलब ऑब्जेक्टिव है एनपीओ का ऑब्जेक्टिव है इसका क्या है ऑब्जेक्टिव कि सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है आपका वो स्पोर्ट्स क्लब है। ठीक है, मान लीजिए आप स्पोर्ट्स क्लब खोल करके रखे हैं, कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन खोल करके रखे हैं, तो फंड्स को चैरिटी में ही लगाना है। तो जो भी खर्च हो रहा है वो एक्चुअली में उस जगह पर खर्च हो रहा है कि नहीं वो आपको चेक करना है। आगे देखेंगे, टू अराइव एट द सरप्लस और डेफिसिट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। मतलब अकाउंटिंग ईयर जब एंड हो रहा है तो सरप्लस हो रहा है या डेफिसिट हो रहा है, ये आपको पता करना है। जैसे कि एनपीओ है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली होगा कि वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा। लेकिन मान लीजिए फिर भी उसका कोई मेंबर अगर कुछ पैसा वर्क करता है जिससे उसको सरप्लस हो जाता है, तो उसको कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। चाहे तो कितना सरप्लस हुआ है वो आपको रिकॉर्ड करके बताना पड़ेगा, डेफिसिट कितना हुआ है वो बताना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक दे रहे हैं कि मान लीजिए कि आप एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। ठीक है, और उसमें कुछ मेंबर्स लोग भी हैं, या फिर मान लीजिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल से बेघर थे, बहुत गरीब थे, वो लोग को आपने अपने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बना दिया और एक जगह दे दिया रहने के लिए। ठीक है, तो ये तो एनपीओ चला रहे हैं और मान लीजिए कि ये लोग ऐसे बैठे हुए रहते हैं, तो आपने उन्हें एक काम दे दिया कि तुम लोग अगर यहाँ बैठे हुए हो, बोर होते हो, तो चलो कुछ बनाओ। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो एनजीओ चलता है तो वो लोग खुद से भी कुछ काम करते हैं। जैसे लेडीज़ लोग, लोकल लेडीज़ लोग 10 लेडीज़ 20 लेडीज़ लोग मिल करके कपड़ा सिलाई करते हैं, कुछ बुनाई कुछ कढ़ाई, ये सब मिल करके कुछ ना कुछ काम करते हैं, तो उससे कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर होता है। जो भी नॉन ट्रेडिंग कंसर्न आप चला रहे हैं उसमें, तो वो प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पर प्रॉफिट ना कह करके क्या कहेंगे, सरप्लस कहेंगे, क्योंकि ये हमारा बिजनेस नहीं है। ठीक है, सरप्लस क्यों कहेंगे आपको समझ में आया, क्योंकि ये मेरा नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, हम वो चीज़ का बिजनेस नहीं कर रहे हैं। हमारे पास लेडीज़ लोग रहती ही हैं हमेशा। जैसे वृद्धाश्रम है हमारा, तो वृद्धाश्रम में बूढ़े बुजुर्ग लोग बहुत लोग हैं, पूरा भरा हुआ है, तो वो लोग बैठे हुए रहते हैं, बोर होते रहते हैं, तो वो लोग एक काम दे दिए कि चलो आप लोग को अगर कुछ कढ़ाई बुनाई या फिर सिलाई कुछ भी अगर आता है तो आप लोग बैठे बैठे कर सकते हैं, और जो भी करेंगे उसको हम लोग बेच करके और जो भी इनकम आएगा उसको इसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने में लगा देंगे। जैसे वृद्धाश्रम में खाने के लिए ये लोग को पैसा चाहिए ना, कि कैसे घर चलेगा, वो ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा, ये लोग खाएगा पिएगा कहाँ से। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हमेशा डोनेशन ही मिले। डोनेशन अगर नहीं भी मिलता है तो ये लोग भूखा नहीं ना मरेगा, तो ये लोग कुछ ना कुछ काम अंदर करते रहता है, तो उससे जो भी पैसा कमाता है वो सरप्लस होता है मान लीजिए। ठीक है, और डेफिसिट भी होगा कभी कभी। मान लीजिए कि ये मैच फंड आया है। ठीक है, मैच फंड के नाम से मान लीजिए कि 8,000 रुपया आया है। ठीक है, मैच फंड के नाम से 8,000 रुपया आपको डोनेशन मिला कि आप मैच ऑर्गेनाइज करवाइए, 8,000 रुपया आपके पास है, इतना ही जो करना है सो कीजिए। तो फिर आप मैच ऑर्गेनाइज करवाएं, उसमें आपका खर्चा हो गया 10,000, 8,000 के बजाय 10,000 खर्चा हो गया। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा 2,000 हुआ ना वो डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है, आप 2,000 ज़्यादा खर्च कर दिए जो आपको नहीं करना चाहिए था। आपके फंड में 8,000 ही था और 10,000 खर्च कर दिए, तो 2,000 यहाँ पर डेफिसिट कहलाएगा। ठीक है, और इस डेफिसिट को हम कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे,
जैसा कि आप लोग पीएल बनाते थे जब ट्रेडिंग कंसर्न होता था, तो अभी ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है, ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है। तो इसमें हम लोग पीएल की जगह क्या बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और इसमें लॉस कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड में। जैसा कि पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते थे, जितना भी लॉस और एक्सपेंसेस होता था उसको डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट, उसी तरह यहाँ पर जो भी डेफिसिट होगा उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और क्रेडिट साइड में जितना भी सरप्लस होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। आगे देखिए, टू कंप्लाई विद द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट एंड फॉर सीकिंग फाइनेंशियल ग्रांट। मतलब अगर आपको सरकार से गवर्नमेंट ग्रांट्स ये सब चाहिए, तो ये सब के लिए आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना दिखाना पड़ेगा। सरकार को फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा तो उसी को देख करके सरकार आपका हेल्प करेगा, ठीक है, चाहे कहीं पर छूट देगा, ठीक है। आपको छूट चाहिए सरकार से तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपना दिखाना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। तो अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का तरीका, यहाँ पर सीक्वेंस वाइज हम लोग देखते जाते हैं कि क्या क्या हम लोग को बनाना पड़ता है यहाँ पर अकाउंट्स में। तो एनपीओ में सबसे पहले हम लोग को क्या बनाना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा नंबर इसमें हम लोग को बनाना रहता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ठीक है। तीसरा नंबर ट्रीटमेंट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट आइटम्स, जैसे कि सब्सक्रिप्शन, डोनेशन और कंज्यूमेबल आइटम। ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंड बेस्ड अकाउंटिंग पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुछ स्पेशल आइटम का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, जैसे सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, कंज्यूमेबल आइटम, ये सब का हम लोग को अकाउंटिंग सीखना है। और उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है वो हम लोग सीखेंगे। उसके बाद अंत में प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट कैसे बनाना है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस वाइज था, ये हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग को अभी क्या पढ़ना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले ये देख लेते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट्स में हम लोग को क्या क्या बनाना रहता है एनपीओ में। एनपीओ बोलिए या फिर नॉन ट्रेडिंग कंसर्न बोलिए, एक ही बात है। तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर द एनुअल अकाउंट्स को फाइनल अकाउंट्स भी कह सकते हैं, एट द एंड ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर। जैसा कि आप लोगों ने ट्रेडिंग कंसर्न में देखा था कि साल के अंत में ही हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, उसी तरह एनपीओ में भी साल के अंत में ही हम लोग फाइनल अकाउंट्स को बनाएंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव, फाइनल अकाउंट बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पहला नंबर, टू अप्राइज द मेंबर अबाउट द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब जो भी मेंबर्स है आपके ऑर्गेनाइजेशन को, उनको बताना है कि एक्चुअली में हमारा फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर आपको डिटेल्स देना है मेंबर को, चाहे कोई नया मेंबर अगर आपके साथ जुड़ना चाहता है तो फाइनेंशियल स्टेटस नहीं दिखाइएगा तो फिर वो कैसे मेंबर बनेगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, उसको मोटिवेशन मिलता है आपके साथ जुड़ने के लिए, ठीक है। आगे है टू सबमिट द सेम टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर फाइनेंशियल ग्रांट्स और एड्स। मतलब कि अगर आपको सरकार से कुछ फाइनेंशियल ग्रांट्स चाहिए, मतलब सरकार से कुछ के लिए छूट चाहिए, ठीक है। कहीं पर आप मान लीजिए कि किसी तरह का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आप सरकार को बोलते हैं कि हमारा एनपीओ चलता है जिसमें उसके कुछ मेंबर मिल करके ये छोटा मोटा काम करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पर टैक्सेशन ना ले, तो सरकार आपको छूट दे देगा, ठीक है। या फिर मान लीजिए कि कहीं पर आप ज़मीन लेना चाहते हैं और वहाँ पर आप वृद्धाश्रम बनाना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे कि सरकार से आपको इसमें कुछ छूट मिल जाए, कहीं पर टैक्सेस नहीं भरना पड़े, ठीक है। तो आप सरकार से छूट वहाँ पर मांगेंगे, ठीक है। या फिर आपको कुछ वैसा काम करना है जो सोसाइटी के लिए है, तब भी आप सरकार से छूट मांग सकते हैं या फिर कुछ फंड मांग सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं सरकार से। तो फाइनल अकाउंट्स आपका नहीं रहेगा तो सरकार हेल्प भी नहीं करेगा, ठीक है। आपका खर्च देखेगा कि आप कहाँ कहाँ खर्च करते हैं, फंड कहाँ से आता है, ये सारा चीज़ सरकार को देखना है,
यूजुअली एनपीओ प्रिपेयर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एनपीओ में हम लोग जनरली ये 3 अकाउंट बनाते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, आप लोगों ने ट्रेडिंग कंसर्न में देखा होगा कि ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ना, उसके जगह आप लोगों ने ट्रेडिंग वहाँ पर बनाया होगा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जगह पर पीएल अभी तक बनाते आए होंगे, आप बैलेंस शीट जैसे बनाते थे वैसे ही सेम। तो यहाँ पर हम लोग एनपीओ पढ़ रहे हैं, मतलब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। इसमें हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। ये एक तरह से समरी होता है कैश अकाउंट का, ठीक है, कैश अकाउंट का समरी। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पीएल के ही जैसा होता है, ठीक है, सेम नहीं कह सकते, मतलब आप समझ के चलिए कि पीएल के ही जैसा। बैलेंस शीट वैसा ही नॉर्मल एसेट लायबिलिटी। जो भी इसमें एक्स्ट्रा चीज़ होगा वो आपको हम धीरे धीरे समझा देंगे। तो चलिए अब देखते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ समरी ऑफ कैश रिसीप्ट। जैसा कि आपको बताए थे कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, समरी ऑफ कैश बुक। अगर आप सिंपल में समझिए कि ये क्या होता है, तो ये कैश बुक का समरी होता है, जिसमें हम लोग क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, कैश रिसीप्ट को रिकॉर्ड करते हैं, जो भी कैश मेरा आया और जो भी कैश गया, बस इसी को रिकॉर्ड करना रहता है। कैश अकाउंट आप लोगों ने क्लास 11 में बनाया होगा। तो कैश अकाउंट में जितना भी कैश आता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, जो भी कैश जाता है उसको रिकॉर्ड करते हैं, बस इतना ही काम है। आगे, दिस टाइप ऑफ अकाउंट इज मोस्ट कॉमनली used by treasurers of societies, clubs, association। तो एनपीओ जो भी चलाते हैं वो जनरली क्या करते हैं, कैश बुक अपना बना करके चलते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि अभी उनके पास कैश में कितना फंड है। ठीक है, करेंटली फंड्स का पता होना चाहिए जब आप एनपीओ चला रहे हैं। तो आगे है ऑल रिसीप्ट, मतलब जितना भी रिसीव होता है कैश, या तो वो पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, या तो फ्यूचर का हो। ठीक है, मतलब पिछले साल का भी अगर आपको पैसा इस साल मिले, चाहे अभी इस साल पैसा मिले, चाहे फ्यूचर के लिए एडवांस में अभी पैसा मिल गया, पैसा मिला ना, आपको बस मतलब होना चाहिए कैश आपके हाथ में आया। जैसे ही कैश आया आपके हाथ में, आपको कहाँ पर रिकॉर्ड कर देना, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देना है, जैसे रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्रेडिट साइड। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ रहे हैं, उसका क्रेडिट साइड में आपको रिकॉर्ड कर देना है। और जितना भी पेमेंट करेंगे वो पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, चाहे तो प्रेजेंट का हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको इसको रिकॉर्ड कहाँ करना है, डेबिट साइड ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि इसमें ये देखिए, अब आपको बुक का हम दिखाते हैं कि उसमें डिफरेंस दिया गया है कि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या क्या डिफरेंस है। तो ये देखिए कि डेट, सबसे पहले एंट्रीज आर नॉट मेड डेट वाइज। ठीक है, रिसीप्ट एंड पेमेंट में एंट्रीज डेट वाइज लिखा हुआ नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कैश बुक में जितना भी ट्रांजेक्शन होता है ना, वो डेट वाइज लिखा हुआ रहता है। आज रिसीव हुआ, आज का आज लिख दिए, कल रिसीव हुआ, कल का कल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेट फॉलो नहीं किया जाता, और इसके बारे में ब्रीफली आपको आगे धीरे धीरे समझ में आएगा। अब एंट्रीज में देखा जाए तो एंट्रीज आर मेड इन क्लासिफाइड फॉर्म, और यहाँ पर एंट्रीज आर मेड इन क्रोनोलॉजिकल फॉर्म। आपको याद होगा जनरल एंट्री जब कर रहे थे, चाहे कैश बुक बना रहे थे, तो वहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्लासिफाइड फॉर्म में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह का ट्रांजेक्शन एक जगह। अब यहाँ पीरियड देखा जाए तो दिस अकाउंट इज प्रिपेयर एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, अकाउंटिंग ईयर जब एंड हो जाएगा तब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। और ये जो कैश अकाउंट था ना, ये डेली बेसिस पर चलता था, मतलब आज का ट्रांजेक्शन आज का आज ही रिकॉर्ड कर दिए, कल का कल करेंगे, परसों का परसों करेंगे। ठीक है, लेकिन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए एंड में रिकॉर्ड करना है। अब देखते हैं इंस्टीट्यूशन, मतलब कौन सा इंस्टीट्यूशन कौन सा अकाउंट बनाता है। तो एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या बनाता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाता है। और ये जो कैश बुक होता है वो कौन बनाता है, ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग दोनों बनाता है। ठीक है, मतलब जो बिजनेस कर रहा है प्रॉफिट कमाने के लिए, और जो प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए यानी सर्विस देने के लिए भी बिजनेस कर रहा है, यानी ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है एनपीओ,
तो वो कैश बुक बनाता है। ठीक है, मतलब दोनों तरह का आदमी, एक प्रॉफिट कमाने के लिए और एक प्रॉफिट नहीं कमाने के लिए, दोनों कैश बुक अपना मेंटेन करता है। लेकिन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दोनों मेंटेन नहीं करता। कौन करता है? सिर्फ एनपीओ। अब लेजर फोलियो देखते हैं कि लेजर फोलियो क्या होता है। देयर इज नो कॉलम ऑफ लेजर फोलियो। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में एलएफ का कॉलम नहीं होता है, लेकिन कैश बुक जब आप बनाए होंगे 11th में तो उसमें एलएफ का कॉलम बनाए होंगे, याद होगा, तो उसमें एलएफ का कॉलम होता है, मतलब लेजर फोलियो का कॉलम अलग से होता है। अब देखिए साइड, लेफ्ट साइड ऑफ रिसीप्ट, लेफ्ट साइड को रिसीप्ट साइड कहते हैं और राइट साइड को पेमेंट साइड कहते हैं। यहाँ पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब आप बनाएंगे तो लेफ्ट साइड को क्या कहेंगे? रिसीप्ट साइड। मतलब जितना भी कैश आपको रिसीव हो रहा है उसको आप लेफ्ट साइड में रिकॉर्ड करेंगे और जितना भी पेमेंट आप कर रहे हैं उसको राइट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। अब जब कैश बुक का बात करें तो कैश बुक में लेफ्ट साइड को हम लोग डेबिट साइड कहते हैं और राइट साइड को क्रेडिट साइड कहते हैं। ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ अलग नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि फीचर्स क्या होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फीचर्स। तो देखिए डेफिनेशन अगर आप पढ़ लिए हैं तो वही सारा चीज़ आपको मिलेगा कि यहाँ पर ये क्या है, कैश बुक और इट इज़ समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, मतलब जितना भी कैश और बैंक ट्रांजेक्शन होता है उसका समरी होता है एक तरह से। ठीक है, ऑल कैश रिसीप्ट, जितना भी कैश रिसीप्ट होता है वो कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, उससे आपको मतलब नहीं है, वो सब कहाँ रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड ऑफ दिस अकाउंट, मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में आपको रिकॉर्ड कर देना जितना भी कैश रिसीप्ट हुआ है। इसी तरह जितना भी पेमेंट है वो सारा पेमेंट कैपिटल नेचर का हो चाहे रेवेन्यू नेचर का हो, ये सब आपको कहाँ पर रिकॉर्ड करना है? क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड पेमेंट साइड कहलाता है और डेबिट साइड रिसीप्ट साइड कहलाता है। इसमें अभी आपको फॉर्मेट भी दिखाएंगे जिससे ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। इट स्टार्ट्स विथ ओपनिंग कैश एंड बैंक बैलेंस। हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाएंगे ना तो उसमें सबसे पहले ओपनिंग कैश लिखना पड़ेगा आपको और ओपनिंग बैंक बैलेंस लिखना है। ठीक है, ओपनिंग कैश बैलेंस और ओपनिंग बैंक बैलेंस, उसके बाद ही कुछ रिकॉर्ड करेंगे। और एंड भी होगा क्लोजिंग कैश बैलेंस और क्लोजिंग बैंक बैलेंसिंग। ठीक है, मतलब ओपन भी करना है और क्लोज भी करना है, और जिसमें कैश और बैंक आपको कंपलसरी लिखना ही पड़ेगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट। तो खैर फॉर्मेट से आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इंडिकेट्स कैश लेफ्ट आफ्टर मीटिंग द एक्सपेंसेस इट कैरीड फॉरवर्ड। और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना कैश का चाहे तो बैंक का, जो क्लोजिंग बैलेंस होता है उसको हम लोग क्या समझेंगे कि इतना पैसा मेरा इस साल बच गया है। ठीक है, जो कि अगले साल में हम लोग यूटिलाइज करेंगे। और यहाँ पर इट इज़ नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम, यहाँ पर हम लोग नॉन कैश आइटम को रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे कि डेप्रिसिएशन आप लोग पीएल अकाउंट में लिखते होंगे, आपको याद होगा, लेकिन यहाँ पर आपको डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करना है क्योंकि आप एनपीओ चला रहे हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स ऑल रिसीप्ट एंड पेमेंट वेदर दे आर रिलेटेड टू करेंट पास्ट और फ्यूचर, मतलब जितना भी कैश रिसीप्ट होगा चाहे कैश पेमेंट होगा वो अभी का हो, पास्ट का हो चाहे फ्यूचर का हो, सब आपको अभी का अभी रिकॉर्ड करना है। ठीक है, और एक्रूअल इनकम को ये चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को इग्नोर कर देता है। ठीक है, क्योंकि आप कैश बेसिस पर चल रहे हैं तो फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को ध्यान नहीं देना है और एक्रूड इनकम को भी ध्यान नहीं देना है, खाली कैश जो आया और कैश जो गया बस इतना आपको रिकॉर्ड करना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है वो देखिए, इन रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑल ट्रांजेक्शन मेड इन करेंट ईयर आर रिकॉर्डेड वेदर दे रिलेट टू पास्ट, करेंट और फ्यूचर। वही चीज़ बोल रहा है कि जितना भी कैश आपके पास आया है और गया है वो अभी का हो, फ्यूचर का हो चाहे पास्ट का हो, सब आपको रिकॉर्ड कर देना है आज का आज ही। ठीक है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन जैसे कि डेप्रिसिएशन यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं होता है,
ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन चाहे तो आउटस्टैंडिंग, चाहे तो एक्रूड, चाहे अनएक्रूड, ये सब रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रहेगा ना। इन दिस अकाउंट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विथ एक्चुअल कैश, मतलब रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बस कैश आ रहा है और कैश जा रहा है, बस ये रिकॉर्ड करना है। जो आउटस्टैंडिंग है रिकॉर्ड नहीं करेंगे, एक्रूड इनकम भी रिकॉर्ड नहीं करना है, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड नहीं करना है। मतलब कैश से रिलेटेड होना चाहिए, और कैश आया है, कैश गया है। ठीक है, बस इतना आप ध्यान में रखिए। दिस अकाउंट शोज कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब जब आप ये खाता को क्लोज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अंत में कैश कितना बचा, चाहे बैंक बैलेंस कितना बचा। अब इसका लिमिटेशंस देखते हैं कि लिमिटेशंस क्या होता है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड डज नॉट कंटेन एनी नॉन कैश, मतलब इसमें किसी भी तरह का नॉन कैश आइटम आपको दिखेगा ही नहीं, बस कैश आइटम दिखेगा। जैसे कि डेप्रिसिएशन पीएल अकाउंट में आता था, लेकिन ये यहाँ पर रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं आ रहा है, इसलिए ये इसका लिमिटेशंस हो गया। ठीक है, कि नॉन कैश ट्रांजेक्शन को इग्नोर कर दे रहा है। दूसरा, इट डज नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट इनकम एक्सपेंस ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, इसमें इस अकाउंटिंग पीरियड का जो भी ट्रांजेक्शन है उसको इग्नोर कर दिया जा रहा है। ठीक है, मतलब जो खाली पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है बस उसी को रिकॉर्ड करता है। ठीक है, लेकिन इस साल का पैसा जो इस साल आना चाहिए था नहीं आया है, ठीक है, वो इग्नोर कर दिया जा रहा है, उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया जा रहा है क्योंकि वो बाकी है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग आप लोग तो देखें कि आउटस्टैंडिंग यहाँ पर इग्नोर कर दिया जाता है। इट डज नॉट हेल्प इन जजिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और ये हेल्प नहीं करता है फाइनेंशियल पोजीशन का स्टेटस बताने में। ठीक है, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस साल का मतलब करेंट अकाउंटिंग पीरियड का इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ नहीं मिलता है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग और एडवांस को इग्नोर कर दिया जा रहा है, और जो कैश एक्चुअली में आ रहा है, जो कैश जा रहा है, बस उसी को रिकॉर्ड किया जा रहा है। ठीक है, इट डज नॉट शो सरप्लस और डेफिसिट, ये सरप्लस और डेफिसिट भी नहीं बताता है। मतलब आपको तो अभी हम बताएं कि जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो उसका अंत में कंक्लूज़न बस ये निकलेगा कि आपके पास कैश बैलेंस कितना बच गया, बैंक बैलेंस कितना बच गया। ठीक है, कंक्लूज़न बस इतना ही निकलेगा कि क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैंक बैलेंस कितना है। सरप्लस और डेफिसिट भी नहीं पता चलेगा। जैसा कि पीएल अकाउंट बनाते थे तो उसमें नेट प्रॉफिट तो पता चल जाता था कम से कम, चाहे नेट लॉस भी पता चल जाता था, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं पता चल रहा है। तो ये सरप्लस और डेफिसिट आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में पता चलेगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं पता चलेगा। अभी हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ रहे हैं। आगे देखिए, इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, ये एक्रूअल बेसिस को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि ये हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं और इसमें जो कैश आता है और कैश जाता है बस उसी को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, एक्रूअल बेसिस यानी जो ट्रांजैक्शन इस साल का है, करेंट ईयर का है, लेकिन अभी तक हमको रिसीव नहीं हुआ तो उसको लिख देना। एक्रूअल बेसिस यही ना बोलता है कि इस साल का आपको करेंट अकाउंटिंग पीरियड का जितना भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड कीजिए, तो ये एक्रूअल बेसिस है। और कैश बेसिस क्या होता है कि जो कैश आया और कैश गया खाली उसको रिकॉर्ड किए तो वो कैश बेसिस हो गया। ठीक है, इसलिए लिमिटेशन इसका ये हो गया कि ये एक्रूअल बेसिस है। इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। ठीक है, अब आप इसका फॉर्मेट देखिए, जिसके लिए बहुत देर से इंतज़ार कर रहे थे कि फॉर्मेट एक बार आ जाए। तो अभी तक आपने जो भी थ्योरी पढ़ा उसमें हमने पहले ये बताया था कि यहाँ पर आप जो खाता बनाएंगे उसमें जो पेमेंट है वो किधर होता है, राइट साइड होता है, और लेफ़्ट साइड में क्या होता है, रिसीप्ट होता है। ठीक है, और
पेमेंट क्रेडिट साइड है और रिसीप्ट डेबिट साइड है। ठीक है, इसको चालू करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। ओपनिंग बैलेंस कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। ठीक है, और जब इसको एंड करेंगे तो फिर क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश और बैंक यहाँ पर देखिए। और आपको अंत में यही पता चलने वाला है कि अंत में आपके पास कैश कितना बच गया, या तो कैश इन हैंड या तो कैश एट बैंक, यही आपको पता चलने वाला है, और कुछ भी इसमें आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, और जितना भी रिसीप्ट हुआ है वो सारा आपको इधर रिकॉर्ड करते जाना है, और जितना भी पेमेंट हुआ वो बस इधर रिकॉर्ड करते जाना है, और कुछ भी नहीं। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक तरह से कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट अगर आपने पढ़ा होगा तो एक जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक है, मतलब जितना भी रिसीव हो रहा है पैसा वो आप इधर लिखते जाइए, और जितना भी पेमेंट हो रहा है वो इधर लिखते जाइए। ठीक है, तो एक बार फॉर्मेट को आप अच्छा से देखिएगा और इसको लिखने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके इतना लिख लीजिए, उसके बाद इसमें आगे भी है, इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक लिख लीजिए। उसके बाद फिर आगे आप वीडियो को पॉज करके यहाँ का आगे का लिख लीजिए, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। ठीक है, जिससे आपको फॉर्मेट का आइडिया मिल जाएगा, तो रिसीप्ट एंड पेमेंट खाता आप आसानी से बना सकते हैं। तो अब इसका प्रोसेस कैसे इसको बनाया जाता है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से फॉर्मेट समझाएंगे। अभी आपको बस इतना ही समझना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और हर एक स्टूडेंट तक पहुंचा दे जिसे इसकी ज़रूरत है।